आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉयलेट ट्रेनिंग इन ऑटिज्म एंड स्पेशल किड्स के बारे में कि इनको टॉयलेट ट्रेन कैसे करें। सारी चीज़ें डेवलप होती हैं समय के साथ, समझदारी भी आती है समय के साथ, धीरे धीरे बच्चों में स्पीच वगैरह भी डेवलप करता है। सब कुछ ये चीज़ें मतलब कुछ ही समय में आने लगती हैं। अभी थेरेपी हो, कहीं से आप ऑनलाइन सेशन में हो या फिर कहीं प्रैक्टिकली आप लेके फिजिकल सेंटर्स पे जा रहे हो, ये सब चीज़ें सही हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप करती हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी समस्या भी है टॉयलेट ट्रेनिंग। बच्चे टॉयलेट ट्रेंड नहीं हैं, तो टॉयलेट ट्रेनिंग कराना ज़रूरी होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी से आती है। थोड़ा समझदार कम है चलेगा, उसको तो खाना टाइमली खिला ही दिया जा रहा है, उसको सोने का ये कर रहा है, रो रहा है तो उसके मनपसंद चीज़ें दे ही दी जाती हैं, तो ये इंडिकेट करने वाली चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाती हैं। लेकिन टॉयलेट वगैरह के जैसे कहीं बाहर में सफ़र में आप जा रहे हैं, गोद में लेके हैं वहाँ कर दिया, या फिर किसी रिलेटिव के यहाँ है कहीं पे बैठ के कर दिया, ये सारी प्रॉब्लम्स तो होती हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम्स। इसको फेस करना पड़ता है, थोड़ा एम्बैरेसिंग ये मोमेंट हो जाता है और सिचुएशन बहुत बार ये होता है, बच्चे लोग इरिटेट होकर पेरेंट्स बच्चों को मार भी देते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो है, हम समझ रहे हैं ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसके सॉल्यूशन पे डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू से अंत तक देखने लायक है, कोई भी पार्ट मिस होगा तो फिर क्या होगा कि कुछ ना कुछ आप मिस कर जाएंगे। तो वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, शुरू से लास्ट तक एक भी मिनट आपका मिस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले टॉयलेट ट्रेनिंग से पहले कुछ इसके बेसिक्स जो होते हैं, बेसिक रूल्स जो है उसको जान लेते हैं। जैसे क्या होता है ना कि अगर पेशेंट्स जाते हैं किसी ऑर्थो न्यूरो डॉक्टर के पास, प्रॉब्लम लेके कि गर्दन में दर्द है और हाथ में पूरा झिनझिनी होता है, तड़तड़ाते हुए पूरा दर्द होता है, ठीक है, हाथ में हमेशा झिनझिनी बनी रहती है, तो हल्का सा भी हाथ ये करो तो पूरा झंझन 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 करने लगता है। तो टेम्पररी जो होता है, कभी कभार कहीं कुछ नर्व वगैरह प्रेस हो गया, कुछ ये हो गया, एक ही पोजीशन में रहे तब तो वो तो अलग बात है। लेकिन हमेशा जिनको बना रहता है ना कि ऊपर से नीचे की तरफ दर्द तड़तड़ाते हुए चला जाए, हाथ में झिनझिनी वगैरह बनी रहती है, तो वो क्या होता है ना कि इलाज हाथ का नहीं किया जाता है। प्रॉब्लम पता है कहाँ से होती है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोसिस के केस में ज़्यादातर होता है। स्पॉन्डिलोसिस के केस में होता है कि वहाँ पे सर्वाइकल ये में ऑस्टियोफाइट्स वगैरह बन जाते हैं, वो नर्व को कंप्रेस करते हैं। अब नर्व समझ लीजिए कि ये स्पाइन हमारा एक, इसको स्विच बोर्ड मानिए, वहाँ से तार निकला हुआ, अब उसमें तार में कोई अलग से कुछ ये लगा रहा है, कुछ मेटल का ऑब्जेक्ट लगा रहा है, तो बार बार स्पार्क मार रहा है, वो तड़तड़ाते हुए अपना ये हो रहा है। बस इतनी सी बात। अब थोड़ा सा किसी चीज़ से छुए तो करंट फेंकता है ना, और फिर जैसे ही आप हटा लिए नॉर्मल हो गया। उसी तरह जब भी टच हुआ तो तड़तड़ाते हुए दर्द गया, झिनझिनी वगैरह हुई, फिर से लगता है कि तो किसी पोजीशन में है, एकदम स्ट्रेट ये में है, नहीं कंप्रेस हो रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इलाज गर्दन का हमको वो नहीं बताना था, स्पॉन्डिलोसिस के बारे में नहीं बताना। इलाज गर्दन का किया जाता है, इसके लिए फिजियोथेरेपी होता है, इसके लिए ट्रैक्शन दिया जाता है, इसके लिए और सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इलाज गर्दन का होगा, हाथ ठीक हो जाएगा। ठीक ऐसे ही टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे की सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर वाली जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा इशू वो है। अब सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर के बारे में कई बार हमने चर्चा की है, तो लगभग लोग जो हमारे व्यूअर हैं उनको पता होगा कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर क्या है। जिनको नहीं पता है, एंड स्क्रीन पे वीडियो के एंड में वो दे दिया जाएगा, उसका लिंक आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर जिन बच्चों में है, उनमें बहुत तरह के प्रॉब्लम है। सेंसरी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम तो होती ही होती है। बॉडी अवेयरनेस नहीं होने की वजह से बच्चों में टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना।
अब बॉडी अवेयरनेस क्यों नहीं है, इस पे डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे पैरालिसिस का पेशेंट होता है तो क्या होता है कि उसको हेमरेज वाली कंडीशन है, स्ट्रोक का कंडीशन है, या उसके बाद से वहाँ पे ब्लड क्लॉट वगैरह हुआ या फिर कुछ भी हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद से अगर हाफ बॉडी पैरालिसिस हो जाता है ना पेशेंट का, तो उसका ब्रेन जो है ना मूवमेंट का पैटर्न भूल जाता है। मूवमेंट का वो पैटर्न ही भूल गया कि कैसे मूवमेंट होता था। तो पैरालिसिस के पेशेंट को कभी भी देखेंगे बोलेंगे हाथ उठाओ, तो एक तो मसल की प्रॉब्लम, उसका मोटर फंक्शन काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ लोगों में सेंसरी फंक्शन डिस्टर्ब होता है, सेंस कम हो जाता है, लेकिन मोटर फंक्शन ज़्यादातर डिस्टर्ब होता है। अब क्या हो रहा है कि उसमें कहिएगा कि आप वो हाथ उठाओ, पेशेंट हाथ ही नहीं उठा पाएगा। उठाएगा भी तो बस कैसे कैसे, अगर थोड़ा पावर आ भी गया तो उसको नहीं पता कि सीधा उठाना कैसे उठाना है, एक तो मसल सपोर्ट नहीं कर रहा, उसमें भी उसको प्रॉपर मूवमेंट पैटर्न नहीं पता। तो कभी भी पैरालिसिस के पेशेंट का देखेंगे कि हाथ ऐसे किए हुए रहेगा, सीधा करवाइएगा फिर से वो लेकर ऐसे कर लेगा, वो करता नहीं, वो अपने आप होते जाता। जबकि अगर आज पैरालिसिस है, कल तक वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था, नॉर्मल हाथ पैर उठा रहा था, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं हो रही थी। क्यों हुआ? क्योंकि उसका ब्रेन मूवमेंट पैटर्न भूल गया। तो उसमें थेरेपी क्या की जाती है पता है? प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, पीएनएफ बोलते हैं। पीएनएफ में अलग अलग टेक्निक्स हैं, वो ब्रेन को री-एजुकेट करने के लिए, मसल को री-एजुकेट करने के लिए, तो वो तो बहुत एडवांस लेवल की चीज़ है, न्यूरोलॉजी की चीज़ है। वो हम बस आपको एग्जांपल के लिए समझाना चाहते हैं। उन पेशेंट्स में भी सेंसरी ब्रशिंग और जॉइंट कंप्रेशन का यूज किया जाता है, और जॉइंट कंप्रेशन काफ़ी बेनिफिशियल उसमें भी होता है। तो जैसे बच्चों में हम जॉइंट कंप्रेशन यूज करते हैं, जॉइंट कंप्रेशन अप्लाई करते हैं, वैसे ही इन पेशेंट्स में भी जॉइंट कंप्रेशन किया जाता है। और जॉइंट कंप्रेशन करने की वजह से क्या होता है कि उनका प्रोप्रियोसेप्टर्स जो होते हैं, जो रिसेप्टर्स हमारे प्रोप्रायोसेप्टर्स बोलते हैं उनको, वो बोन के बीच में जो हमारे प्रोप्रायोसेप्टर्स होते हैं, उनको जब हम जॉइंट कंप्रेशन करते हैं तो वो स्टिमुलेट होते हैं, वो ब्रेन को मैसेज जाता है, और तब वहाँ से धीरे 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 ब्रेन अपना मूवमेंट पैटर्न धीरे धीरे समझता है, फिर से मसल री-एजुकेट होता है, और तब धीरे 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 मसल में पावर आती है, काइनेस्थेटिक सेंस डेवलप होता है। काइनेस्थेटिक सेंस या प्रोप्रियोसेप्टर्स को जी बात हो रही है, ये काइनेस्थेटिक सेंस होता है बॉडी अवेयरनेस, सेल्फ मूवमेंट का अवेयरनेस, कि मतलब हमको हाथ पहले, जैसे कि एक जॉइंट की बात करें तो इसमें फ्लेक्शन होता है कि ऐसे हाथ ऊपर उठाए, उसके बाद से एक्सटेंशन होता है कि हाथ पीछे लेके गए, एबडक्शन होता है कि साइड से उठाए ऐसे ऊपर के लेके गए, एडक्शन मतलब कि ऐसे ले आए, इसमें रोटेशन होता है, ये एक्सटर्नल ये इंटरनल। तो ये सारे मूवमेंट जो होते हैं, जो ब्रेन इसका पैटर्न भूल गया था, वो धीरे 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 इस जॉइंट कंप्रेशन से, उस पेशेंट को कुछ भी नहीं पता, उसको पैसिवली करा रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट करा रहे हैं, या फिर पेशेंट के अटेंडेंट्स को अगर बताया जाता है तो वो करवा रहे हैं, वो बस मूवमेंट करा रहे हैं, जिस पैटर्न में मूवमेंट होता था वो मूवमेंट कराया जा रहा है, छोड़ा नहीं जाता। और जॉइंट कंप्रेशन भी कराया जाता है, साथ में मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए मसल स्टिमुलेटर की नीड हो तो वो भी किया जाता है, मसल के स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज वगैरह किया जाता है, उससे पेशेंट का मूवमेंट पैटर्न वापस आता है, धीरे 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 रिहैबिलिटेशन के फेज से गुजर के 6 महीने साल भर में वो काफ़ी हद तक रिकवर करता है, और फिर से नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में आ जाता है। अब उस सिचुएशन में उसका क्या होता है ना, कि ना उसको पेशाब का पता चलेगा, बहुत सारे पेशेंट्स में डिस्टर्ब हो जाता है, चूँकि हाफ बॉडी पैरालिसिस है तो मसल अफेक्टेड सब जगह के हुए। अब उसमें पेशाब का पता नहीं चलेगा, उसको यूरिन बॉवेल का पता नहीं चलेगा, अपने आप पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें उसकी डिस्टर्ब हो चुकी हैं। तो उसी को री-एजुकेट करने के लिए एक रिहैबिलिटेशन के फेज में, न्यूरो रिहैबिलिटेशन का ये होता है, एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है ताकि वो सारी चीज़ें उसकी वापस आएँ
और फिर धीरे 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 उसमें वापस आने भी लगते हैं। अब ठीक बच्चों में चलते हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर इनमें है, तो इनको भी क्या हो रहा है ना कि सेंसरी स्टिमुलस तो मिलता है लेकिन प्रॉपर वो प्रोसेस होके मोटर में कन्वर्ट नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो अब क्या है ना कि बच्चों में जब तक बॉडी अवेयरनेस नहीं आएगी, उनको खुद का उनका जो सेल्फ मूवमेंट का पैटर्न है, जो बॉडी अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, काइनेस्थेटिक सेंस जिसको बोलते हैं, वो जब तक डेवलप नहीं करेंगे तब तक बच्चों को पता भी नहीं चलेगा वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, नहीं उनको पता है, क्योंकि वो चीज़ उस चीज़ के बारे में वो अवेयर ही नहीं है। बताए पहले क्या होता था गाँवों में, अब तो हर जगह लाइट वाइट, गली खुची में लाइट की सुविधा हो गई है। इसकी वजह से लोग सांप और ये इन सारी चीज़ों से डरते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं निकल रहे हैं, अचानक से आपको सामने से सांप जाता हुआ दिख जाए तो आप डर के भाग लेंगे। गांव में लोग बताते हैं, मेरे पापा जी, उनके एज ग्रुप वाले लोग और कोई पुराने लोग जो बताते हैं कि पहले जब खेत वेत में जाना होता था तो खेती बाड़ी बहुत थी लोगों के पास, उसमें जाना होता था तो अंधेरी रात में सब और जंगल झाड़, अब तो लगभग हर जगह सब सफाई हो गया, जंगल झाड़ में टॉर्च भी नहीं है, चांदनी रात का सहारा है, रात भर खेत को पटाना है, कहीं बावड़ी तालाब काट के अपने खेत में पानी पटाना है, चांदनी रात का सहारा है। टॉर्च भी लोग होता नहीं था उतना अवेलेबल, होता भी था तो बड़े बड़े मेला और बड़े बड़े मार्केट में मिलता था, हो और मिलता भी था तो सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उसमें होता ये था कि अब अंधेरे में कहीं भी झाड़ झंखाड़ वो कहीं जंगल में चल दिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेत खेतानी सब चल दिए। अब जब सांप मान लिया कि रास्ते से गुजर भी रहा है, आप उधर से गुजर रहे हैं, आपके अचानक से आगे से निकल गया, आपको पता भी नहीं चलेगा सांप गया नहीं गया, क्योंकि आपने देखा ही नहीं। और जब आपने देखा नहीं तो आपको पता ही नहीं चला कि डेंजरस है क्या है नहीं है, आपको लगा झाड़ झंखाड़ है, कभी पैर भी पड़ गया, वो हो सकता है कि वो पैर पड़ा, जब तक काटने को आए तब तक आप निकल लिया, आपको नहीं काटा। मतलब क्या है कि आप उस चीज़ के बारे में अवेयर ही नहीं है, जिस चीज़ के बारे में आप जानते ही नहीं, उस चीज़ से काहे का डर, यही होता। अब जितनी सुविधा उतना डर, छिपकली कॉकरोच से भी डर। तो अब क्या है कि सामने चीज़ें दिख रही हैं तो जाहिर सी बात है कि स्टिमुलस तो जो हम ले रहे हैं उसके हिसाब से हमारा फियर का सेंस डेवलप करेगा। अब इन सारी चीज़ों के बारे में हम अवेयर हैं इसलिए डर है, इसीलिए उसके हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। नहीं अवेयर होंगे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे पहले लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता था, उसी तरह अंधेरे वाली बात इस बच्चे के लिए है, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा बाहर की किसी चीज़ से। सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर है, अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, छिपकली सांप गिर जाए दौड़ के भाग लेंगे क्योंकि प्रोसेसिंग प्रॉपर है। बच्चे के पास गिरेगा, हो सकता है कि वो खिलौना समझ के, वो कभी कार्टून वार्टून में देखा हो तो उसको खिलौना समझ के पकड़ने जाए, अवेयर नहीं है इसका क्या नुकसान है। उसी तरह से वो अवेयर ही नहीं है इन सारी चीज़ों से। तो उस टॉयलेट ट्रेनिंग में जाने से पहले बच्चे की बॉडी अवेयरनेस ज़रूरी है। इसके लिए वो ब्रशिंग, जॉइंट कंप्रेशन, सिटिंग, प्रॉपर सिटिंग बच्चे का, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ये जब आप पहले कर लेंगे तब धीरे 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 टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए बच्चा जाएगा। अभी क्या है कि वो बच्चा अभी कुछ नहीं जानता है, वो जैसे कि हमारी तरह है कि अभी हम हिंदी भाषी हैं, भोजपुरी बोलते हैं, साउथ का कोई लैंग्वेज ले आके दिखा दिया जाए, अभी बंगाली भी लिखा हुआ कुछ दिखते हैं तो नहीं समझ में आता है, लगता है कि सब कुछ एक ही तरह से लिखा हुआ है। उर्दू फारसी वगैरह हमको मिल जाए तो हमको कुछ समझ में नहीं आ, पल्ले पड़ने वाला नहीं है। उसी तरह उस बच्चे का भी है कि समझ लीजिए कि हिंदी भाषी और भोजपुरी भाषी है, उसको आप ला के उर्दू दिखा रहे हैं, उसको समझ ही नहीं आ रहा। तो जब तक वो अवेयर नहीं होगा अपने आसपास की चीज़ों से, जब तक आसपास की चीज़ों को समझेगा नहीं, सेल्फ मूवमेंट का अवेयरनेस बच्चे में नहीं आएगा, मूवमेंट का पैटर्न उसको समझ नहीं आएगा, उस बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो ज़बरदस्ती उसको रिपीटेटिवली वो सारी चीज़ें करने से अच्छा है
कि पहले इन सब चीज़ों पे 2-4 महीने काम कर लें, उसके बाद जब वो चीज़ें सिखाएंगे तो देखेंगे बहुत जल्दी कैच कर ले रहा है। इस तरह 6-6 महीने, साल भर भी लग जाता है और बच्चों में बच्चे टॉयलेट ट्रेन नहीं हो पाते हैं, वो बता तक नहीं पाते हैं। तो वो इसी की वजह से, तो इस प्रॉब्लम को ठीक करना ज़रूरी है। इसके अलावा टॉयलेट ट्रेनिंग पे हमने एक पहले भी वीडियो बनाया है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। काफ़ी हद तक चीज़ें उसमें प्रैक्टिकल पर्पस से समझाई गई हैं। उल जुलूल बातें हम नहीं करते हैं, घुमा फिरा के उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं, कभी भी कुछ स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करेंगे, एकदम सही से ये होगा। स्टेप बाय स्टेप सही पैटर्न पे चलने की वजह से ही हमारे यहाँ बच्चे गारंटीड वो इम्प्रूव करते हैं, उनमें रिकवरी होती है और ऑटिज्म क्योरेबल होता है। इंडिपेंडेंट बनाने तक हम ईमानदारी से काम करते रहते हैं। आपको भी ईमानदारी से काम करना चाहिए, चीज़ों को समझ के। कोई भी वीडियो जब आप देखते हैं तो उसको अच्छे से समझें कि उसमें कहा क्या जा रहा है, बताने का क्या ये है, मोटिव क्या है हमारा। उस चीज़ को समझेंगे तब जाके समझ में आएगा कि बच्चे के लिए ज़रूरी क्या है। हम सही चीज़ें बता रहे हैं तो उसको फॉलो करना ज़रूरी है। अब रही बात कि जिन बच्चों में समझदारी आ गई है, कभी कभी टॉयलेट के लिए बताते हैं, मतलब इंडिकेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, कभी कभी नहीं भी बताते हैं। उन बच्चों में क्या है कि अब ये टॉयलेट सीट पे नहीं बैठते हैं तो पहले बाहर बैठा के चेक कीजिए कि प्रॉपर वो सीटिंग उसमें है कि नहीं, वो स्क्वाट सीटिंग में बैठ पाता है कि नहीं, मतलब चुक्कू मुक्कू उकड़ू जो इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, वो बाहर बैठेगा तभी जाके वो अंदर बैठेगा। इसके अलावा टॉयलेट ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें तो आती ही आती हैं। एडीएल ट्रेनिंग की बात करते हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, उसमें ब्रशिंग वगैरह हो गया, अपना ड्रेसिंग वगैरह हो गया, कॉम्बिंग वगैरह हो गया। ये सारी चीज़ें भी जब तक सेंसरी प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम रहेगी तब तक ये नहीं हो। तो पहले सेंसरी प्रोसेसिंग वाली जो प्रॉब्लम है, सेंसरी इश्यूज हैं, बिहेवियरल इश्यूज हैं, उनको कम करेंगे तब ये सारी चीज़ों के लिए अवेयर करेंगे तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। ये नहीं कि अभी क्लास 1 में पढ़ने वाले बच्चे को क्लास 10 में उठा कर रख दिए और क्लास 10 के लायक हो तो क्लास 2 में लाकर रख दिए, तो ऐसे नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, तभी जाके बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगी। नहीं तो फिर बस आप टाइम अपना काटेंगे। तो जो लोग भी हमारे साथ हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ के सही से ट्रीटमेंट अगर कराना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बिना सोचे समझे जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जुड़ जाएं, और सही प्रोटोकॉल हम बताते हैं उस चीज़ को आप घर पे फॉलो करेंगे ईमानदारी से, तो आपके बच्चे में गारंटीड इम्प्रूवमेंट होगी। सारी चीज़ें उसकी, सारे सेंसेस उसके वापस आएंगे और बिल्कुल वो नॉर्मल एक मेन स्ट्रीम में बच्चा जुड़ जाएगा, नॉर्मल लाइफ जिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फंसावे वाली चीज़ों से, इधर उधर की बातों से अलग हम प्रैक्टिकल बातें करते हैं, जेन्युइन बातें करते हैं, समझने वाले के लिए है, समझ जाएं। जो लोग भी हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप प्रोसीजर जान सकते हैं, ऑनलाइन सेशन में जुड़ सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।